हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की वीडियो में हम टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे। तो हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होगी इस चैप्टर के इंट्रो से। ठीक है, कि इंट्रो मतलब इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, किन किन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देन स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होते हैं, देन कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट आप बार बार इनका नाम सुनते होंगे, तो इनको एक बार समझेंगे ये क्या होते हैं। देन वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। देन टर्म्स किसे कहते हैं, फैक्टर्स किसे कहते हैं और कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं। बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं ये वर्ड, टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट, तो इनके बारे में जानेंगे। देन लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कौन कौन से होते हैं, और लास्ट में मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, और फिर इन सभी को हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये 9 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इस चैप्टर का फर्स्ट बेसिक टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट बेसिक टॉपिक है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 12.1 आएगी, देन उसके बाद आगे के और बेसिक टॉपिक्स स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट बेसिक जो सबसे बेस है इस चैप्टर के, उन टॉपिक्स के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे इंट्रो से, जो कि छोटा सा होगा इंट्रो। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम जो 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था। तो जैसे कि x+3 हो गया, y-5, 4x+5, 10y-5, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। इनको हम क्या नाम दिया है, इनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, इनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब इस चैप्टर में व्हेन यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर यू विल नो हाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड, how they can be combined, how we can find their values and how they can be used। तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात आई इस चैप्टर में 7th क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में तो हम यही जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं। देन हम जानेंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू होती क्या है पहले तो ये जानेंगे। फिर ये पता चल गया कि होती क्या है, तो उनको फाइंड कैसे करते हैं, देन वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुल मिलाकर के किसके बारे में जानने वाले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा और डिटेल में जानने वाले। जितना 6th में पढ़ लिया उससे 1-2 स्टेप और आगे हम 7th क्लास में इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रो। अब आते हैं सबसे फर्स्ट बेसिक टॉपिक वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था, वेरिएबल्स, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल इज अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। एक ऐसा नंबर जिसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, यानी कि जो वेरी करता रहता है। इंग्लिश वर्ड वेरी का मतलब हम समझते होंगे ना, वेरी मतलब जो बदलता रहता है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, तो इसी वर्ड से निकला है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब एक ऐसा नंबर जो खुद की वैल्यू को बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 की बात करें, तो क्या नंबर 2 कभी बदल सकता है। बदलने का मतलब है कि क्या नंबर 2 की वैल्यू कभी 3 हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। 2 2 है, 3 3 है, 2 3 से एक कम है, 3 2 से एक ज़्यादा है। 3 के बारे में बोलेंगे तो ये 4 से एक कम है, एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है। 0 से 3 प्लस करके 3 आता है।
तो 3 की अपनी वैल्यू है जो कि अदर नंबर की नहीं है। जो 3 की जो अपनी क्वालिटीज़ हैं वो सिर्फ 3 में है, ठीक है, ये बदलेगा नहीं। 3 कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो सारे ही नंबर मैथ्स में जितने भी नंबर होते हैं सारे, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना। वैसे इन दो टॉपिक्स को एक साथ पढ़ें तो ही ये ज़्यादा समझ में आते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, उनको हम दिखाते हैं एक्स, वाई, जेड, एस, टी, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ए, बी, सी, डी। जनरली सारे के सारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनसे हम दिखाते हैं वेरिएबल को, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्स, वाई, जेड इनकी एक फ़िक्स वैल्यू नहीं होती है। आप आगे जब अभी निकालेंगे ना, इसी क्लास में आप अगर वैल्यू निकालेंगे तो एक्स कहीं पर आ रहा होगा 2, कहीं पर इसकी वैल्यू आ रही होगी 3, कहीं पर 4 है वो एक्स, लेकिन वो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा है, तो इसलिए इसको वेरिएबल यानी कि बदलते रहने वाला ऐसा नाम मिला है, ठीक है। और वहीं पर जो कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, अपनी जगह पर जो बिल्कुल कांस्टेंट है, जो फिक्स है, जो बदल ही नहीं रहा है, तो कांस्टेंट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू और ऑल द नंबर्स आर कांस्टेंट्स। सारे के सारे जो ये नंबर दिख रहे हैं ना यहाँ पर, भले ही वो कोई नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या रैशनल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कैसा भी हो, बस वो प्योर नंबर हो, उसमें कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक टर्म ना आ रहा हो, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स में कुछ ना आ रहा हो, तो वो हमारा होता है कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, जो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। -2/3 ऑलवेज -2/3 है, इसकी वैल्यू कभी भी किसी दूसरे नंबर के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो होप कि ये दो आपको समझ आ गया हो कि वेरिएबल जो कि बदलता रहता है, कांस्टेंट जो कि फिक्स रहते हैं। सारे के सारे न्यूमरिकल जो नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। छोटे छोटे टर्म्स हैं, बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे, लेकिन थोड़े ज़्यादा होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है समझने में, बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉपिक होने की वजह से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि टर्म्स में क्या था, फैक्टर्स क्या थे, कोफिशिएंट क्या थे, एक्सप्रेशन क्या था। तो इनको बस क्या करना है, एक बार याद कर लेना है, ठीक है, तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को पढ़ लिया है। अब मैं कोई भी वेरिएबल अपने मन से लिख लूँ। मान लेते हैं एक्स ले लिया मैंने एक वेरिएबल, और एक ले लिया कांस्टेंट जैसे कि 5, ठीक है। एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट के साथ किसी भी साइन के साथ हम जोड़ दें, चाहे प्लस लगाएं, चाहे इन दोनों को हम माइनस के साथ कर दें, या फिर मल्टीप्लाई के साथ लिखें, या फिर डिवाइड के साथ लिखें, मतलब कोई भी ऑपरेशन हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में लगा करके, तो जो भी हमें ये मिलता है ना, ये x + 5, ये पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली x - 5, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही इसको भी हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये भी हमारा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब सिंपली क्या करना है, कोई भी वेरिएबल को किसी भी कांस्टेंट के साथ किसी भी साइन के साथ जोड़ना है। जैसे इसके 10 एग्जाम्पल बना लेते हैं। वेरिएबल ले लिया y, कांस्टेंट ले लिया 10, और इन दोनों को जोड़ लिया प्लस साइन के साथ, बन गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है y, हम 2y भी ले सकते हैं, 2 × y, देन हम इसमें माइनस कर देते हैं 50 को, ये दिस इज़ ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे को और ले लेते हैं, जैसे 2z + 5y, ये भी क्या आ रहा है, एल्जेब्रा इसमें आ रही है ना। हमने क्या किया, कांस्टेंट वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, और एक और कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई किया, और दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। सिंपल वाले ये होते हैं कि किसी भी एक को
वेरिएबल को किसी भी एक कांस्टेंट के साथ किसी भी साइन के साथ हम ऑपरेट कर दें तो जो रिजल्ट में बन के आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल है, बुक में पढ़ लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो देखो वेरिएबल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ लेटर्स x, y, l, m डॉट 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 etc टू डिनोट वेरिएबल्स। वेरिएबल को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जो लेटर्स होते हैं। और हमेशा ध्यान रहे कि स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करते हैं। अ वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज़। एक जो वेरिएबल होता है वो वेरियस मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ को कंटेन मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ को वो ले सकता है अलग अलग, ठीक है। इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स। जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हम नहीं कह सकते कि x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, ठीक है, को बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी x 0 होगा, कभी 1, कभी 2, कभी कोई अदर नंबर होगा। जबकि ऑन द अदर हैंड अ कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट की क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू, वो कभी नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर, कॉन्स्टेंट के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जैसे कि 4, 100, -17 और एक्सेट्रा, ठीक है, और भी कई सारे नंबर्स। अब आते हैं, वी कंबाइन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स टू मेक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए किस किस को कंबाइन करते हैं, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को। और इसके लिए वी यूज़ द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। जो हम कंबाइन करते हैं ना वेरिएबल और कांस्टेंट को, वो कंबाइन करने के लिए हम इन 4 ऑपरेशंस में से किसी भी एक का यूज़ कर लेते हैं। और कभी कभी 2, 3 किन्हीं का भी हो जाता है, ठीक है। कभी बड़ा एक्सप्रेशन बनाना हो तो 2-3 साइन एक साथ ले लेते हैं। छोटे छोटे जैसे x+5 बनाना हो तो हमने सिर्फ एडिशन का ही ऑपरेशन यूज़ किया है। आगे जैसे वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस एक्सप्रेशंस लाइक 4x + 5, 10y - 20। ये दोनों भी तो एक्सप्रेशन ही है ना। कैसे बना इसको देखो, 4x + 5 कैसे बना, द एक्सप्रेशन 4x + 5 इज ऑब्टेन्ड। ये हमें कैसे प्राप्त हुआ, फ्रॉम द वेरिएबल x। ये जो वेरिएबल x है, फर्स्ट बाय मल्टीप्लाइंग x। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले इस x को मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट 4। इस वेरिएबल x को कांस्टेंट 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया, 4 × x दैट इज इक्वल टू 4x। जैसे कि ये देखो 4 × x होता है ना, इसको हम सिंपली 4x लिखते हैं। 4 और x के बीच में कोई साइन लिखा हुआ नहीं दिख रहा है ना, जैसे मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है, ये ऐसा या ऐसा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो जहाँ पर 2 के बीच में कोई साइन नहीं दिखता है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, वो हम जनरली दिखाते नहीं हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना 4x के आगे यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो कौन सा होगा, प्लस का, तो वो दिखाते नहीं है हम। हमें पता होता है कि किसी के भी आगे कोई साइन नहीं लगा तो पॉजिटिव होता है। ऐसे ही 2 चीज़ों के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो कैसे बना 4x, 4 और x को मल्टीप्लाई करने से, देन एडिंग द कांस्टेंट 5 टू द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट आया हमारा उसमें हमने 5 को ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट में हमारे पास क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, 4x + 5। सिमिलरली इसी प्रकार से ये जो 10y - 20 है, ये कैसे बना होगा, फर्स्ट मल्टीप्लाइंग y बाई 10। ये y को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन सब्ट्रैक्टिंग 20, फिर 20 को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में से, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट आया y और 10 को करके 10y, इसमें से हमने 20 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास 10y - 20 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन के आ गया। अब देखो, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है एक छोटी सी, ये वाले एक्सप्रेशंस तो तब बने जब हमने कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें
ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बनाए उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को कंबाइन किया था, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमेशा कांस्टेंट और इनको ही आपस में लिया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हमने ले लिया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये कैसे बनता है? एक वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने से, तभी तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना आता है? एक्स स्क्वायर। और हमने एक वेरिएबल लिया और एक दूसरा वेरिएबल ले लिया, दोनों वेरिएबल ही लिए, कांस्टेंट नहीं लिया, और इनको हमने प्लस के साथ कंबाइन कर दिया या माइनस के साथ कंबाइन कर दिया या फिर मल्टीप्लाई के साथ कंबाइन किया या फिर डिवाइड के साथ कंबाइन किया। मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, हम बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? ये x+5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, x-y बन गया, x मल्टीप्लाई बाई वाई xy, इसको सिंपली xy लिखेंगे, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और x डिवाइडेड y, दिस इज ऑल्सो रिटन एज x अपॉन y एंड दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये इतने सारे तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। ये अब 2 इंटू वाई किया, 2 इंटू वाई, 2 कॉन्स्टेंट के साथ y और y मल्टीप्लाई किए तो इनको बनाने से 2y स्क्वायर आ गया, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर कैसे मिलता है? जब x को x के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाता है। और जस्ट एज, जैसे कि 4 इंटू 4 को हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं ना, किसी का भी अगर जैसे पावर में लिखा रहता है ना, जैसे कि ये है 4 की पावर 3 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। ऐसे ही x की पावर, मतलब ये जितना 2 लिखा है ना, तो मतलब x इंटू एक्स है। y स्क्वायर का मतलब है y इंटू वाई, ठीक है। z क्यूब का मतलब है z इंटू जेड इंटू जेड, ये 3 लिखा है ना, तो 3 बार z इंटू जेड इंटू जेड। पावर में 4 लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा? z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, 4 बार, ठीक है। ऐसा होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर हमें बताया है कि जैसे 4 इंटू 4 का स्क्वायर होता है, सिमिलरली x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और इसको पढ़ते क्या है? इट इज़ कॉमनली रीड एज एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है, एक्स स्क्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। नोट्स बनाने की, एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बुक में ही ऐसे नोट्स तैयार करने हैं कि हमें कुछ भी और की ज़रूरत ना पड़े और इसी से हमें पूरा समझ में आ जाए। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी अच्छे से डिफ़ाइन करके इसमें हमें दिया हुआ है। अब जैसे, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पर हम x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको रीड कैसे कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर्ड, इस चैप्टर में। अभी इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, वो होता है एक्सपोनेंट एंड पावर। इसी में जो 13 चैप्टर हमारा आएगा 7th क्लास में, वो चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। और वहाँ पर हम देखेंगे कि हम इस एक्स स्क्वायर को क्या पढ़ रहे हैं? एक्स रेज्ड टू द पावर 2, ये पढ़ेंगे हम वहाँ पर एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, ये बता रहा है हमें। सेकंड, जैसे x मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्या हो जाएगा? ये x का क्यूब, एक्स क्यूब। तो अभी तो हम इसको एक्स क्यूब्ड ये ऐसे पढ़ रहे हैं, एक्स क्यूब्ड, लेकिन नेक्स्ट उसमें फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे? यू विल रियलाइज दैट एक्स क्यूब मे ऑल्सो बी रीड एज x रेज्ड टू द पावर 3। x की पावर कितना रेज हो गई है? 3, ठीक है। तो समझ आ गया होगा ना, इसको क्या पढ़ेंगे? x रेज टू द पावर 2, x रेज टू द पावर 3। तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, ये डॉट 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 आर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम x। एक्स से बनने वाले ये सारे के सारे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। और सिमिलरली 2y स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे मिलेगा हमको?
2 मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है, ये ऐसे मिलेगा। तो ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी कि 3x² माइनस 5 कैसे मिला होगा। फर्स्ट में हमने ये मल्टीप्लाई वाला चीज़ किया होगा, x² से 3 को मल्टीप्लाई, वी फर्स्ट ऑब्टेन्ड x² एंड मल्टीप्लाई इट बाई 3 टू गेट 3x², फिर हमें 3x² मिल गया, तो इससे हमने 5 को क्या कर दिया होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा। फ्रॉम 3x² वी सब्ट्रैक्ट 5 टू फाइनली अराइव एट 3x² माइनस 5। xy कैसे मिला होगा, x लिया होगा, x में y को मल्टीप्लाई कर दिया होगा, एक वेरिएबल x उसमें एक अनदर वेरिएबल y को मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल गया, x मल्टीप्लाई बाई वाई दैट इज इक्वल टू xy, ठीक है। नेक्स्ट, इन 4xy प्लस 7, स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी, ये xy से, एक वेरिएबल लिया x, उसको किया y से मल्टीप्लाई तो xy बन गया, उसको फिर 4 से और मल्टीप्लाई किया तो 4xy बन गया, तो इसमें फिर हमने 7 को ऐड कर दिया, तो टोटल हमें 4xy प्लस 7 मिल गया, और ये बन गए हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब आप सभी को ये तो समझ आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं होता है, ठीक है, हम बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बना सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर देखो, इससे और समझ आ जाएगा, डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ऑब्टेन्ड। ये जो हमें 3 एक्सप्रेशन दिए ना, 1, 2 और 3, ये कैसे बने होंगे कह रहा है। तो इसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया होगा x, ज़रूरी नहीं है x y भी ले सकता है कोई, तो हमने सबसे पहले x से स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें हमने y से मल्टीप्लाई किया होगा और 7 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो क्या बन गया, 7xy, ये बन गया। फिर ये जो रिजल्टेंट आया उसमें हमने 5 को ऐड कर दिया होगा, तो आ गया 7xy प्लस 5। ऐसे ही ये वाला कैसे आया होगा, x इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू एक्स x² और y ऐसा ही रह जाएगा x² y। समझ आ गया ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया कि वो क्या होता है, अब उस एक्सप्रेशन के अंदर पढ़ना है कि उसके टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक में आते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आते हैं टर्म्स में, ठीक है, कि टर्म क्या होते हैं। और हाँ, ये हम ध्यान रखेंगे कि ये जो टर्म, फैक्टर, कोफिशिएंट, ये सारे के सारे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या टर्म होता है, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या होता है, और इसी में हम पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टर्म से। तो टर्म बेसिकली क्या होता है ना, पहले इसको हम रफ में समझते हैं। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ले लिया x प्लस 5, ठीक है। तो जहाँ पर भी, पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाती हूँ, जहाँ से भी ये प्लस या माइनस ये साइन आ जाते हैं ना, या प्लस या फिर माइनस, ये दो साइन आते हैं, वहाँ से नया टर्म स्टार्ट हो जाता है। इनटू और डिवाइड आएंगे तो नया टर्म स्टार्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4xy प्लस 5y, ये है ना। तो देखो 4xy कैसे बना होगा, जब हमने 4 को, x को और y को आपस में क्या होगा, किया होगा, मल्टीप्लाई। तो जहाँ पर तक भी ये मल्टीप्लाई का साइन आता है ना, ये सिर्फ एक ही टर्म होता है, ये पूरा का पूरा। हम ऐसा नहीं कहेंगे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये पूरा का पूरा एक टर्म है। अब यहाँ से प्लस का साइन स्टार्ट हो गया ना, तो ये वाला जो है 5 मल्टीप्लाई बाई वाई, ये हमारा सेकेंड टर्म होगा, क्योंकि प्लस का साइन आ गया ना, तो यहाँ से दूसरा टर्म स्टार्ट हो जाता है और विथ साइन होता है, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4xy प्लस 5y में कितने टर्म हैं, 2 हैं, एक तो 4xy, दूसरा प्लस 5y विथ साइन बताएंगे। अगर यहाँ पर प्लस की जगह पे मान लो 10x² प्लस 2x ये होता हमारा, तो ये पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट टर्म होता और ये पूरा का पूरा हमारा सेकंड टर्म होता है, ठीक है। मतलब पहला होता है 10x² और दूसरा होता है 2x विथ साइन। हाँ, और अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो -2x हमारा सेकंड टर्म होता।
मतलब साइन को लेकर के चलेंगे, साइन को छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ 2x नहीं होगा, -2x हमारा सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, टर्म हो जाएगा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो देखो सिंपल, इसको सीधे सीधे समझते हैं। जो कंसीडर द एक्सप्रेशन 4x + 5, ये एक एक्सप्रेशन हमें दिया है। इन फॉर्मिंग दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को फॉर्म करने में वी फर्स्ट ऑब्टेन्ड 4x, हमने सबसे पहले 4 और x को, ये 4 और x का प्रोडक्ट किया होगा तो हमें क्या मिल गया होगा 4x। देन एडेड 5 टू इट, तो जो 4x हमें मिला उसमें हमने 5 को ऐड कर दिया होगा तो 4x + 5 हमें मिल गया। ठीक है, अब एक और एक्सप्रेशन हमने लिया 3x² + 7y, तो सबसे पहले हमने 3x² निकाला होगा, फिर 7y निकाला, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो ये 2 टर्म हो गए हमारे। आया, तो जहाँ पर भी ये प्लस का साइन आता है या माइनस का साइन आता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल में ये 4x² - 3xy में पहला है 4x², इसमें हमने -3xy को ऐड कर दिया होगा, तो फाइनली प्लस माइनस तो माइनस ही आ जाएगा, लेकिन ये 2 टर्म हमें मिल गए। आया, तो टर्म क्या होते हैं, टर्म बेसिकली जहाँ से भी प्लस या माइनस का स्टार्ट होता है साइन, वहाँ से हमारा नया टर्म स्टार्ट हो जाता है। अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा ये। अब कुछ कुछ चीज़ें इसमें ये लिखी गई हैं, जैसे कि मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँगी, जैसे हमारे पास है 4x² - 3xy। ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम बोल रहे हैं कि जब ये छोटे छोटे मल्टीप्लाइड वाले एक्सप्रेशन आपस में जोड़ते हैं ना हम, तब एक बड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के साथ। तो जैसे इसको हमने इसके साथ ऐड किया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x² एक एक्सप्रेशन में हमने -3xy एक दूसरे एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया, इन 2 एक्सप्रेशंस को ऐड कर दिया। भले ही फाइनली ये प्लस माइनस -3xy इसमें आ गया ना, नेगेटिव में आ गया, लेकिन हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमने -3xy को 4x² के साथ ऐड कर दिया है। आ गई बात समझ में? तो ये हमें बताना चाह रहे हैं कि एडेड और सब्ट्रैक्टेड ना लिखते हुए हम सिंपल एडेड लिखें और जो दूसरा वाला नंबर है उसको -3xy मतलब माइनस में कर दें, तो एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन को नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ एट लास्ट हमने ऐड ही किया है। ठीक है, तो ये था क्या, टर्म्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं टर्म्स, जहाँ से कोई भी नया प्लस या माइनस आ जाता है वहाँ से हमारा न्यू टर्म स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी इससे रिलेटेड यहाँ पर हमें ट्राई दीज दिया है। ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले। देखो ये इसमें बताओ कितने टर्म हैं, ये जो है तो 8y + 3x², पहला तो 8y हो गया क्योंकि इनके बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एक ही टर्म होगा, फिर प्लस का साइन आ गया ना, तो यहाँ से आगे को सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट तो है हमारा 8y और सेकंड है +3x²। ठीक है, ऐसे ही इसमें कितने टर्म है, पहला तो है 7mn, ये पहला टर्म हो गया, और -4 सेकेंड टर्म हो गया। ऐसे ही इसमें आएंगे तो इसमें प्लस और माइनस का साइन आया ही नहीं है, बस ये फर्स्ट टर्म ही है 2x²y। ठीक है, हाँ अब एक और गलती करते हैं, जैसे अगर हमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है ना 4x² + 3x - 2y ऐसे दिया है ना, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म कितने हैं पूछेंगे तो 2 बोलते हैं, ये प्लस का साइन आ रहा है तो इसके बाद 1 और ये माइनस का साइन आया था 2, और इसको छोड़ देते हैं कि प्लस के साइन के बाद से गिनना स्टार्ट करते, तो ऐसा नहीं करना। ये पहला जो है ये तो 1 ही होगा, फिर प्लस के बाद आ गया तो ये दूसरा, फिर साइन और आ गया है प्लस या माइनस का तो वो तीसरा, तो टोटल ये 1 2 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, 2 नहीं 3 टर्म्स हो गए। तो इस वाले में हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक टर्म है ये। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टर्म है, अब कोई साइन प्लस या माइनस का आया ही नहीं है, तो सिर्फ एक टर्म है इसमें, तो टर्म तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स।
फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, ठीक है। जिससे देखो थोड़ा सा समझते हैं, ये आसान बना देगा टॉपिक को। सबसे पहले हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे ना, और उसके अंदर हमने देखे टर्म, यानी कि टर्म से मिलकर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। अब टर्म आगे अगली हमारी हेडिंग है फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, मतलब टर्म के फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स से मिलकर के टर्म बन रहा होगा। बहुत सारे फैक्टर के मिलने से टर्म बनेगा और टर्म्स के मिलने से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। मतलब हम डीप डीप जाते जा रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो सारा हम समझ रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब आते हैं फैक्टर क्या होता है। तो देखो जैसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिया, इसकी बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा है 4x² माइनस 10x। ये हमने क्या ले लिया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स बताओ कितने, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और माइनस का साइन आ गया ना, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा विथ माइनस साइन, साइन के साथ ये क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। अब ये जो 4x² है, इसको अब हम और फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं ना। जैसे इस 4xy² को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y, ऐसे लिख सकते हैं ना। और हो सके तो इस 4 को भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये अब हम इस 4x² को और फर्दर कट नहीं, मतलब तोड़ नहीं सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, और नहीं तोड़ सकते। ये 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स जो है, ये पूरा मिलकर के 4x² ही बनाएगा, ठीक है। तो जब हम ऐसे तोड़ देते हैं ना, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं किसके, 4x² जो टर्म है ना, ये सारे के सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। अब इन फैक्टर्स में भी ये जो न्यूमरिकल फॉर्म में है ना, जो नंबर वाले फॉर्म में है, इनको बोलते हैं न्यूमरिकल फैक्टर, न्यूमरिकल फैक्टर। और ये जो एल्जेब्रिक फॉर्म में, मतलब वेरिएबल वाले फॉर्म में, इनको बोला जाता है एल्जेब्रिक फैक्टर्स। जी, होते तो एल्जेब्रिक फैक्टर भी हैं और न्यूमरिकल फैक्टर भी हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना कोफिशिएंट, अब वो इसी से रिलेटेड है। वो फैक्टर के बाद फिर कोफिशिएंट आता है, तो वो न्यूमरिकल फैक्टर जो होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है कोफिशिएंट। ये जो न्यूमरिकल फैक्टर है, इन्हीं को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अभी आगे इसको और पढ़ेंगे, जब ये टॉपिक आएगा उसमें एक बार और इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी मेनली हमने फैक्टर्स में क्या पढ़ा, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 4x² माइनस 3xy, ठीक है। टर्म्स कितने हैं इसमें, 2। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। अब इसके फैक्टर चलो टर्म वाइज लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 4x² और सेकेंड टर्म हो गया माइनस 3xy, ठीक है। अब इसके फैक्टर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये इसी से बनेगा ना। और ये कैसे बनेगा -3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। 4 भी एक फैक्टर हो गया, x भी और x भी, जितने भी ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे ये सारे के सारे फैक्टर हैं 4x² के। और -3 भी फैक्टर है -3xy का, x भी फैक्टर है और y भी फैक्टर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं, जब मतलब उसको ऐसे तोड़ के लिख दो कि अब वो फर्दर और ना टूट पाए, ठीक है। तो जैसे इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसको एक बुक में देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो, जैसे ये है सीधे ट्री डायग्राम बोलते हैं इसको, ट्री डायग्राम ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें हम देखेंगे 4x² माइनस 3xy हमारा क्या है एक्सप्रेशन है। टर्म्स क्या हो गए इसके 4x² और दूसरा टर्म क्या हो गया -3xy, और फैक्टर्स क्या हो गए 4x और x। ऐसे ही इसके क्या हो गए -3x और y। दूसरा हमने लिया
एक्सप्रेशन 5xy प्लस 10। तो इसमें इसका पहला टर्म क्या हो गया 5xy, दूसरा टर्म क्या हो गया प्लस 10। इस 5xy को हम कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो न्यूमरिकल आ गया, ये नंबर में तोड़ दिया, और दूसरा ये वेरिएबल्स के फॉर्म में तोड़ दिया 5 इंटू एक्स इंटू वाई। और 10 क्योंकि अभी इसको आपके माइंड में आ रहा होगा कि 2 इंटू 5 में तो तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी ये फैक्टर हमें ऐसे बताना चाह रहा है कि न्यूमरिकल फैक्टर और एल्जेब्रिक फैक्टर इस फॉर्म में तोड़ना चाह रहा है। तो इसमें कोई एल्जेब्रिक फैक्टर है ही नहीं, तो उसने 10 को 10 ही रहने दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखिए, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। द फैक्टर्स आर सच दैट दे कांट बी फर्दर फैक्टराइज, मतलब फैक्टर उनको कहते हैं ना, इस तरीके से होते हैं वो कि हम अब उनको आगे हम और नहीं तोड़ सकते, जितना हमने तोड़ दिया वो उतने ही टूटेंगे। थस वी डू नॉट राइट 5xy एज 5 मल्टीप्लाई बाई xy। ये जो 5 इंटू xy है ना, ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि xy तो उन्होंने पहले से ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ फैक्टर नहीं होता है कभी भी। जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई, जैसे कि ऐसे दिखाएंगे हम इसको, 5xy का फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये है फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, अगर हमने 5 इंटू एक्स वाई कर दिया तो ये तो हमने तोड़ा ही नहीं। ठीक है, या फिर हमने 5x इंटू वाई किया तो ये भी फैक्टर वाले फॉर्म में नहीं है। फैक्टर वाले फॉर्म कहने का मतलब 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे हमने उसको तोड़ना है। तो समझ आ गया ना, जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब का जो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, उसको हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स नहीं लिखेंगे। आया। और देखो 1 हर किसी के, इस इतनी छोटी सी चीज़ भी उन्होंने अच्छे से बताई हुई है यहाँ पर कि अगर हम 1 हर किसी का फैक्टर होता है। अगर हम ये 5xy का फैक्टराइजेशन करें तो हम 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 1 भी लिख सकते थे ना, क्योंकि इतना को पूरे 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, तो मल्टीप्लाई में 1 आता ही है। लेकिन हम ये 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये नहीं लिखा जाता है, होता हर किसी का फैक्टर है, लिखा नहीं जाता है, लिखा सिर्फ इतना जाता है। तो यहाँ पर ये इसको भी हाईलाइट करेंगे कि ऑल्सो रिमेंबर दैट 1 इज़ नॉट टेकन एज ए सेपरेट फैक्टर, उसको अलग से बताते नहीं है कि ये भी है, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है। आया, फिर इतना समझ में आ गया कि क्या होते हैं फैक्टर। टर्म्स भी समझ आ गए होंगे और फैक्टर्स भी समझ आ गए होंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर बनते हैं, टर्म से मिलकर बनते हैं। टर्म्स किससे मिलकर बनते हैं, फैक्टर्स से मिलकर बनते हैं। अब फैक्टर के भी कुछ पार्ट होते हैं और उस पार्ट में से एक पार्ट को बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो देखो, जैसे हमने ये देखा ना, बहुत सिंपल सी चीज़ें, आसान सी भाषा में इसको समझते हैं। अभी अभी हमने 5xy के क्या किए, इसके फैक्टर्स निकाले, इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई आया ना। तो इसमें कुछ कांस्टेंट फॉर्म में है 5 और कुछ वेरिएबल में है x और y। तो जो कांस्टेंट में होगा ना वही उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। ये वैसे तो कोफिशिएंट देखो, 5 किसका कोफिशिएंट है, एक्स वाई का। एक्स किसका कोफिशिएंट होगा, जो बच गए हैं 5y का। y किसका कोफिशिएंट होगा, जो बच गए हैं y के अलावा 5x का। होता तो ऐसा है, ठीक है, कि ये वाला इन दोनों का कोफिशिएंट होगा, ये वाला इन दोनों का, और ये वाला इन दोनों का कोफिशिएंट होगा। लेकिन अभी हम जनरली न्यूमरिकल कोफिशिएंट की बात करते हैं, न्यूमरिकल कोएफिशिएंट की बात करते हैं, मतलब जो नंबर के फॉर्म में है। जैसे अगर हम बात करें 10x² y की, अगर हम इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, ये है ना। तो इसका न्यूमरिकल कोफिशिएंट क्या है, 10, नंबर वाले फॉर्म में 10 है ना, तो हम बताएंगे कि इसका कोफिशिएंट 10 है। आया। अगर ये होता -50x² z, तो इसका कोफिशिएंट
इसको हम लिख सकते थे -50 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाता -50। मतलब कोफिशिएंट से जनरली हमारा मतलब होता है न्यूमरिकल कोफिशिएंट। ये आया। एल्जेब्रिक कोफिशिएंट क्या है x² y, और यहाँ पर क्या है x² z। ये एल्जेब्रिक कोफिशिएंट है, ये न्यूमरिकल कोफिशिएंट है। तो अभी जो हम पढ़ते हैं उसमें न्यूमरिकल कोफिशिएंट को लेते हैं और उसको सिंपली कोफिशिएंट से हम बताते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो, इन 5xy 5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। ये इस पूरे 5xy जो टर्म है उसमें 5 हमारा क्या है कोफिशिएंट है। आगे और इन द टर्म 10xyz, ये जो टर्म हमने लिखा 10xyz, उसमें जो 10 है वो कोफिशिएंट है xyz का, ठीक है। और इन -7x² y², इस वाले टर्म में ये एल्जेब्रिक कोफिशिएंट्स को छोड़ दें तो न्यूमरिकल कोफिशिएंट क्या बचा -7। तो यही -7 हमारा क्या है कोफिशिएंट है x² एंड y² का, ठीक है, x² y² का। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इज़ +1 इट इज़ यूजुअली ओमिटेड, मतलब उसको छोड़ देते हैं वो प्लस। हम जैसे 1x कभी नहीं लिखते, उसको हम सिंपली x लिखते हैं, ठीक है। x से हमें मतलब वही, और दोबारा से वही चीज़ आ गई है कि इस 10x² y के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो प्लस का साइन लगा है। इन तीनों 10 और x² के बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का। x² और y के बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका है मल्टीप्लाई का है। ऐसे ही अगर x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो वो 1 होता है। ये कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो x के आगे कुछ नहीं है तो मतलब इसका कोफिशिएंट +1 है। अगर y के आगे -y लिखा है ना तो इसका कोफिशिएंट -1 है, क्योंकि 1 छिपा हुआ है वो हम लिखते नहीं है, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें बताई है कि जो 1x² y² इज़ रिटर्न एज x² y²। अब उसको हम सिंपली x² y² बोलते हैं, 1 नहीं लिखते हैं आगे से। और जो -1 है उसमें हम सिंपली जैसे -1x को हम सिंपली -x लिखते हैं, -1 को नहीं दिखाते, ठीक है। ये हो गया इसका। अब यहाँ पर हमें ये जो बॉक्स है ना उसके अंदर हमें ये बताया है कि अगर हम लें 5xy तो 5 कोफिशिएंट है xy का, ये x कोफिशिएंट है 5y का, और y कोफिशिएंट है 5x का। ये लिखा हुआ है इस जगह पे, सॉरी इस जगह पे, ठीक है। जैसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोफिशिएंट इज़ यूज्ड इन अ मोर जनरल वे, वी कैन से दैट द टर्म 5xy, इस टर्म में 5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ xy। 5 के अलावा जो बच गए 5 उनका कोफिशिएंट है। x इज़ कोफिशिएंट ऑफ 5y, x को छोड़ के जो बच गए हैं 5y वो कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट है x। और y कोफिशिएंट किसका है, y को छोड़कर जो बच गए हैं 5x का, ठीक है। इन 10xy² में 10 किसका कोफिशिएंट होगा xy² का, x किसका कोफिशिएंट होगा 10y² का, और y² किसका कोफिशिएंट होगा 10x का, ठीक है। तो समझ आ गया होगा कि मतलब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं x y में, अगर हम x किसका कोफिशिएंट है y का, y किसका कोफिशिएंट है x का। और अगर न्यूमरिकल कोफिशिएंट लें तो x y के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1, तो x y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। आ गया समझ में। तो ये था कोफिशिएंट। अब देखो करना तो वैसे ये भी था लाइक एंड अनलाइक टर्म्स और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ये भी करने थे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए हम आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है, कि कोफिशिएंट कितना होता है बस इतना ही करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रिवीजन करते हुए कि कोफिशिएंट क्या हैं, टर्म्स क्या थे और फैक्टर्स क्या थे। इनका रिवीजन करते हुए ये जो कुछ क्वेश्चंस हमें दिए ना इनको पहले समझेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, और फिर उसी को आगे को कंटिन्यू करते हुए हम लाइक अनलाइक टर्म्स और मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।